हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 से चैप्टर 7 को, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इस चैप्टर में आज हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में और जाति वर्ण व्यवस्था के बारे में, और फिर उसके बाद सुधार क्या क्या हुए उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और समाज सुधारक कौन कौन हुए उनके बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़े होने पर उनमें से कुछ बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवार में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत ही भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति आज के समाज में तो नहीं है ना, लगभग ख़त्म सी हो गई है। जैसे कि अगर सती प्रथा को आप देखो तो सती प्रथा अब तो नहीं रही ना, जैसे पहले के टाइम पे था। तो पहले की स्थिति बहुत बदतर थी, कहने का मतलब यह है। बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि रूढ़िवादी सोच के लोग उस टाइम पे जी रहे थे और उन्हीं विचारधाराओं को वो मान रहे थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में थोड़ा सा क्या हो गया है, शिक्षा का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से लोग अपने बच्चों को भी क्या करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, खास तौर पे लड़कियों को, है ना। तो आजकल देख रहे होगे आप, तो जो गर्ल्स हैं वो कितने क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो वो इसी का कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ चढ़ करके आई हैं इस टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जाति थी जो गाँव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम का जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य समझा जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान उनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। तो अब बस उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये नज़रिए बदले, है ना, और कैसे बदले उनके बारे में। परिवर्तनों की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी, है ना। इससे पहले क्या होता था, पांडुलिपियां ही ज़्यादातर होती थी, जिसका क्या नहीं होता था ना, कई जो प्रतिलिपि थी वो नहीं आ पाती थी। लेकिन अब किताबें थी, अखबार थे, पत्रिकाएं थी, पर्चे थे, पुस्तिकाएं थी। ये सभी चीज़ों ने क्या कर दिया, लोगों की सोच को विकसित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि संचार के माध्यम विकसित होते जा रहे थे, है ना। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, है ना। कक्षा 7 में पढ़ा था। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष
और कभी कभी महिलाएं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के एक सुधारक थे। ठीक है, 1772 से लेकर 1833 तक इन्होंने कार्य किया। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो वो किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। और कहाँ करी थी? कलकत्ता में करी थी। ठीक है, एक सुधारवादी संगठन था। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहारों को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। तो ऐसा क्या किया होगा राजा राम मोहन रॉय ने कि लोगों ने पुराने व्यवहार को छोड़ा और जीवन के नए ढंग को अपनाया? तो चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो इसी वजह से ये क्या थे? पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए क्या थे? अग्रसर थे, क्योंकि पश्चिम में देखा जाता था कि महिलाओं को काफ़ी सारे अधिकार दिए गए थे पूर्व की बजाय। ठीक है, आगे देखते हैं। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। अब विधवाओं की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने क्या करी? मुहिम छेड़ी थी। यह है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक थे। इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था ना, लिंग्विस्टिक, बहुभाषावादी थे वो। ठीक है, उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ उन्होंने पढ़े, लगा लीजिए इस चीज़ के लिए, इसको हटाने के लिए। और उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी दी गई है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में भी पढ़ा ही है। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। तो अंग्रेजों के सामने भी वो क्या थे? एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे। ठीक है, इसी वजह से अंग्रेज अधिकारी उनकी जो बातें थे उनको बहुत अच्छे से सुनते थे और मानते भी थे। ठीक है, फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई। तो इंपॉर्टेंट डेट है 1829 में। ठीक है, सती प्रथा पर किसने पाबंदी लगवाई? तो वो थे राजा राम मोहन राय। उस टाइम पे विलियम बेंटिक क्या होते थे? लॉर्ड गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, और कब लगी सती प्रथा पर रोक? तो 1829 में लगी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ठीक है, तो वो यहीं के जो धार्मिक ग्रंथ होते थे ना, उन्हीं में से श्लोक और वाक्य ढूंढते थे और उन श्लोक और वाक्यों को वो ढूंढते थे जिनकी सोच, मतलब जो उनकी सोच है उसी का समर्थन वो श्लोक भी क्या करते हो। ठीक है, समर्थन करते हो। तो इसी वजह से वो क्या दे पाते थे? चुनौती दे पाते थे उस टाइम के समाज को। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रथा थी इस टाइप की। देखो प्रथा किस टाइप की थी? कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। ये देखिए, खाल पे कुंडा भेदकर एक झूले पर लटकना। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर पर आलोचना की गई। ठीक है, इस त्यौहार की भी क्या हो गई? आलोचना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। तो विधवा विवाह के पक्ष में कब कानून आया? तो 1856 में आया था। ठीक है, याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। ठीक है,
और साथ ही साथ सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ। ये सब डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। और विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित हुआ? तो 1856 में हुआ। जो आगे देखते हैं, जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बावजूद विवाह करने वाले विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस कानून का विरोध करते रहे। अब रूढ़िवादी जो समाज था वो तो बदलाव को देखेगा ही नहीं ना, वो तो चाहेगा ही नहीं कि बदलाव आए, जो रूढ़िवादी समाज है ना। लेकिन कुछ समाज सुधारक इस तरीके के हुए जिन्होंने इन प्रथाओं को बदलने की पूरी कोशिश करी और वो सफल भी हुए इसमें, ठीक है। यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या लिखा है इनके बारे में, इसको देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है। तो जो सुधारक थे ना, रिफॉर्मर्स थे, तो उन्होंने क्या करा, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना शुरू करा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आते हैं उनके बारे में देखते हैं हम लोग। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते थे? डरते थे। लोगों का भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। तो देख लीजिए उस टाइम पे जो भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं तो वो ये देख लीजिए कि उस वक्त पे क्या दशा थी महिलाओं की, कि उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भी नहीं भेजा जा रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आज की, तो आज कितने आसानी से सभी को शिक्षा मिल रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसे ही महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। किस किस के द्वारा? ज्योतिराव फुले के द्वारा और आर्य समाज के द्वारा, ठीक है। आर्य समाज द्वारा पंजाब में खोले गए और ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, ठीक है। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्होंने घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिरी से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब महिलाओं के बारे में कौन लिखने लगा? महिलाएं खुद ही लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले थे बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने, ठीक है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने ये स्कूल खोले थे, ठीक है। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी
उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। ठीक है, ताराबाई शिंदे ने, ठीक है, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखित एक पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, याद रखिएगा, किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंडिता रमाबाई, ठीक है, तो इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि महिलाएं जैसे जैसे शिक्षित होने लगी तो उनके विचारों में, बौद्धिक स्तर में क्या होने लगे, बदलाव आने लगे। और साथ ही साथ क्या हुआ, फिर 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी क्या होने लगी, सुधारों में बढ़ चढ़कर अपना प्रयास करने लगी। ठीक है ना। और साथ ही साथ 1920 के दशक के बाद राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लेने लगी। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि रूढ़िवादी जो परंपरा थी या फिर रूढ़िवादी सोच थी, उनका दमन करने लगी महिलाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिकार, स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाएं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है महिलाएं किस पे जोर लगाएं, अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष पे। ठीक है, और उन्होंने ये भी आश्वासन दे दिया था उन लोगों को, जो महिलाएं थी उस टाइम पे, तो उनको ये कह दिया था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद वोट डालने का अधिकार भी दे दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा है, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आवो भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है और उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। तो स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने यहाँ पर किस चीज़ के बारे में कहा है? सती प्रथा के बारे में कहा है। ठीक है, सती प्रथा के बारे में यहाँ पर आलोचना की है। ठीक है, और उस समाज की भी। ठीक, आगे देखते हैं। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। अब बाल विवाह के विरुद्ध क्या कानून आया उसको भी यहाँ पर पढ़ देते हैं। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और वहीं विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? वो आया था 1856 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। 21 साल लड़कों के लिए और 18 साल लड़कियों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं जाति और समाज सुधार। जाति और समाज सुधार, तो अभी तक का जितना हमने चैप्टर पढ़ लिया वहाँ से हमें इतनी समझ तो आ जानी चाहिए, या फिर ये अंतर लगाना आ जाना चाहिए कि उस समाज में और आज के समाज में काफ़ी अंतर आ चुका है। ठीक है, खास तौर पे महिलाओं को लेकर के। ठीक, जाति और समाज सुधार, हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। तो यहाँ पर कुछ सुधारक ऐसे भी बताए गए हैं कि उन्होंने क्या करा, जो जाति व्यवस्था में जो असमानताएं आ रही थी उनमें उन्होंने क्या करा, सुधार लाने का प्रयास किया था, जहाँ पर 1840 में परमहंस मंडली का गठन भी किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गाँव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो जैसे जैसे ऑप्शंस मिलने लगे ना जो निम्न तबके के लोग थे उनको, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ से निकलना ही अच्छा समझा, क्योंकि जो जमींदारों या स्वर्ण जमींदारों की जो जीवन शैली थी उनसे वो क्या पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे, उनकी दमनकारी नीतियों से छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हुए, यहाँ से बाहर निकलने पर विवश हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं, एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो सोचिए कैसी सोच थी उस टाइम पे, है ना, कितनी कैसी रूढ़िवादी सोच रही होगी उस ज़माने में। और आज के ज़माने में आप खुद ही देखिए, जब आप पढ़ते होंगे या फिर जब भी ऐसा कुछ होता होगा तो आपने देखा क्या ऐसा चीज़? ऐसा नहीं होता ना बिल्कुल भी। जब आप स्कूलों में जाते हो तो स्कूल में क्या सब लोग एक ही साथ तो बैठते हैं? तो पहले ऐसा नहीं था। तो काफ़ी बदलाव आ चुका है समाज में। ठीक है, आगे देखते हैं। समानता और न्याय की मांग। समानता और न्याय की मांग, तो जो निचला वर्ग होगा, दबा कुचला वर्ग होगा, तो उन्होंने क्या करा होगा, समानता की मांग करी होगी और न्याय की मांग करी होगी। ठीक है, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू
कर दिए थे। ठीक है, जो गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर थे वे लोग भी अब क्या करने लगे थे, जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। ठीक है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर किसका कथन है, तो वो नारायण गुरु का कथन है। ठीक है, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जातियों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिरों के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो ऐसा अंबेडकर ने क्या करा, फिर मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाए उन्होंने। तो ऐसे प्रमुख 3 आंदोलन थे 1927 से लेकर 1935 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। ठीक है, अब गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी ही छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो स्वाभिमान आंदोलन पेरियार ने शुरू किया था, ईवी रामास्वामी जिनका नाम था। ठीक है, उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। ऐसा कौन मानते थे? पेरियार। ठीक है, ईवी रामास्वामी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, पेरियार क्या थे? हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है, जबकि ऐसा था नहीं। कोई भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 4 वर्गों में आपको बांट दिया जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा कहीं भी कुछ भी
नहीं था, ठीक है। लेकिन वे ये साबित करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया था, अपना उत्तर भारत में सारे संगठन बना दिए थे इसके लिए, है ना, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, ठीक है, ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि धार्मिक ग्रंथों में भी ये मान्यताएं दी गई हुई हैं करके, ठीक है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। आज भी आप लोग देख लेते होंगे अपने आसपास या फिर गांव कस्बों में, ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये औपनिवेशिक काल से चली हुई आ रही चीज़ें हैं। तो जहाँ मैं एक बात कह रहा था कि बहुत सारा डिफरेंसेस आया, तो सही अंतर आया है ना, समाज में काफ़ी अंतर आ चुका है पहले और आज के, बट कुछ कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो नहीं बदली जा सकी हैं, ठीक है। तो जाति के सवाल पर बहस पहले भी थी और आज भी ये बहस और संघर्ष चल ही रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सुधारों के लिए संगठित होना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इसी चैप्टर में पहले देखा ना कि इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी और केशव चंद्र सेन भी ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। अब कब की गई थी? 1830 में। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। तो मतलब इन्होंने क्या बताया कि नकारात्मक पहलू भी बताए उसी धर्म के और सकारात्मक पहलू भी बताए थे, ठीक है, हिंदुत्व और ईसाई धर्म के। ठीक, आगे देखते हैं डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो ये सभी बातें किसने करी या फिर ये आंदोलन, इसमें आंदोलन किसने चलाए थे? तो हेनरी डेरोजियो ने चलाए थे और इन्होंने बंगाल मूवमेंट भी चलाया था, ठीक है, बंगाल मूवमेंट भी चलाया था। ठीक, आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। ठीक है, समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। ठीक है, क्या? रामकृष्ण जो मिशन था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधाराओं से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारियों से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्थाओं में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। ये था क्या?
प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में हुई थी। प्रार्थना समाज के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो करी थी वो आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, ठीक है, और कब करी थी? 1867 में की थी, ठीक। आगे देखते हैं वेद समाज। मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी, ठीक है। आगे देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन क्या था? सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को, अलीगढ़ में खोला गया था क्या? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, या तभी है, ठीक है। क्वेश्चन, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने खोला था? तो सैयद अहमद खान ने खोला था। कहाँ खोला था? अलीगढ़ में, और कब? 1875 में, ठीक है। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा, ठीक है। तो ये जो भी सुधार हैं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सिंध सभा आंदोलन। अभी क्या है? सिंध सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंध सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंध सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभावों और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से भी मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। यहीं पर ही एक खालसा कॉलेज दे रखा है अमृतसर का, ठीक है। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था खालसा कॉलेज, ठीक है। आज भी आपको कई जगहों पर खालसा कॉलेज, अब बहुत इनकी शाखाएं जो हैं दिखती होंगी कई जगह पर, ठीक है, खालसा स्कूलों की, ठीक। तो इस तरीके से ये सभी के सब क्या थे? यहाँ पर आंदोलन थे जिन्होंने हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना क्या दिया? अपनी तरफ से योगदान दिया था, ठीक है। तो आज का आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थोड़ा लेंदी ज़रूर था आज का चैप्टर, बट अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ ज़रूर जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, बेहतरीन चैप्टर था, जहाँ आज हमने समझा कि किस तरीके से पहले के समाज में और आज के समाज में कितना अंतर आ चुका है, और साथ ही साथ ये भी देखा कि पहले के समाज की जो परंपराएं हैं वो कुछ हद तक अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जाति व्यवस्था की भी चर्चा करी, और जो सुधार हुए उनके बारे में भी हमने इस चैप्टर में जाना, ठीक है। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।